शाम के धुंधलके में ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर ताकते हुए आशा जी को ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया है। बाहर सड़क पर लगी लाइटें एक एक करके जल रही थी, लेकिन उनके भीतर का अंधेरा गहराता जा रहा था। घुटनों में उठती हुई टीस ने उन्हें वर्तमान में खींच लाया। माँ जी, आपके पैरों में अधिक दर्द हो तो तेल लगाकर मालिश कर दूँ? सुधा की आवाज़ रसोई के द्वार से आई। सुधा पिछले कई सालों से उनके साथ थी, एक परछाई की तरह। आशा जी की आंखों में थकावट थी। उन्होंने केवल इतना कहा, उनकी इस हूँ में कितनी व्यथा थी, ये शायद वे स्वयं भी नहीं जानती थी। सुधा समझ गई थी कि आज माँ जी की तबीयत के साथ साथ उनका मन भी भारी है। तेल गरम करके लाती हूँ, कहकर सुधा भीतर चली गई। आशा जी ने सोफे के पीछे सिर टिका लिया। उनके मन में विचारों का एक चक्रवात सा चल रहा था। आज का ये युग कितना बदल गया है। हर तरफ मशीनें हैं, गति है, पर हृदय की धड़कन सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने सोचा, भावनाओं और संवेदनाओं का कोई मोल नहीं रहा। इंसान रोबोट बन गया है। तभी उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी एक पुरानी धुंधली तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वे आलोक जी और उनके दोनों बेटे विशाल और सुजय हंस रहे थे। वो हंसी कितनी सच्ची थी। उस समय घर की दीवारों में सन्नाटा नहीं, बल्कि बच्चों का शोर और आलोक जी की गंभीर लेकिन प्यार भरी बातें गूंजती थी। आलोक नारायण एक समर्पित गणित के अध्यापक। उनके जीवन का समीकरण बहुत सीधा था, प्यार जमा जिम्मेदारी। आशा जी खुद भी शिक्षिका थी। वे दिन भी क्या दिन थे। जब दोनों स्कूल से घर आते तो घर एक मंदिर जैसा लगता। जो भी पहले आता वो चाय चढ़ा देता और बच्चों का होमवर्क देखने बैठ जाता। मालकिन, तेल गरम हो गया है। सुधा की आवाज़ ने स्मृतियों के उस रेशमी धागे को तोड़ दिया। सुधा फर्श पर बैठ गई और आशा जी के पैरों पर गुनगुना तेल लगाने लगी। तेल की गर्माहट और सुधा के हाथों का सधा हुआ दबाव आशा जी को थोड़ा सुकून दे रहा था। आशा जी ने सुधा की ओर देखा। सुधा भी तो अकेली थी, एक विधवा जिसका संसार इस घर की चार दीवारी तक सीमित था, लेकिन फिर भी वो कितनी तत्परता से उनकी सेवा करती थी। सुधा, तुम थकती नहीं? आशा जी ने धीमे से पूछा। सुधा ने सिर ऊपर किए बिना कहा, थक कर कहाँ जाऊंगी माँ जी, काम ही तो सहारा है, और फिर आप हैं तो लगता है कोई अपना है। अपना, यह शब्द आशा जी के कानों में गूंजने लगा। क्या खून के रिश्ते ही अपने होते हैं? उनके दोनों बेटे, जिन्हें उन्होंने अपने हिस्से की खुशियाँ देकर बड़ा किया, आज 7 समंदर पार अपनी दुनिया में मस्त थे। उनके पास माँ के लिए महीने में एक बार फ़ोन करने और पैसे भेजने का समय तो था, लेकिन 2 पल बैठकर हाल जानने की फुर्सत नहीं थी। अतीत की यादें फिर से उमड़ने लगी। उन्हें वह दिन याद आया जब आलोक जी को पहला और आखिरी दिल का दौरा पड़ा था। वह वज्रपात ऐसा था जिसने आशा जी की रीढ़ ही तोड़ दी थी। आलोक जी के जाने के बाद उन्हें लगा था कि वे भी एक चलती फिरती लाश बन गई हैं। सालों का साथ एक पल में अनंत में विलीन हो गया। माँ जी, चाय लाऊं क्या? सुधा ने मालिश खत्म करते हुए पूछा। हाँ, ले आओ। चाय की चुस्कियों के साथ आशा जी खिड़की के बाहर उड़ते पक्षियों को देखने लगी। वे पक्षी भी शायद शाम होते ही अपने घोंसलों को लौट रहे थे, पर उनका घोंसला वो तो खाली था। विशाल और सुजय ने जब विदेश जाने की बात कही थी तो उन्होंने कलेजे पर पत्थर रखकर अनुमति दी थी। उन्हें लगा था कि बच्चों की प्रगति ही उनकी सफलता है, पर उन्हें क्या पता था कि ये प्रगति उन्हें अकेला कर देगी। जब उन्होंने भर्राई आवाज़ में पूछा था, मैं अकेली कैसे रहूँगी, तो बेटों का जवाब कितना व्यवहारिक था। अरे सुधा है ना आपके पास। जैसे सुधा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड हो जो उनकी सुरक्षा और ज़रूरतों का ध्यान रखेगी। पर मन की भूख का क्या, उस अकेलेपन का क्या जो रात के सन्नाटे में डसने आता है? आशा जी की आंखें खिड़की के बाहर सुनने में ताक रही थी, लेकिन उनका मन दशकों पीछे चला गया था। वह दौर जब घर सन्नाटे से नहीं, बल्कि घड़ी की टिक टिक और आलोक जी की गंभीर आवाज़ से जीवंत रहता था।
आलोक नारायण केवल एक पति ही नहीं बल्कि उनके सबसे अच्छे मित्र और मार्गदर्शक भी थे। वे गणित के अध्यापक थे और संख्याओं के जाल में उलझे रहने के बावजूद रिश्तों का हिसाब बहुत सरलता से सुलझा लेते थे। आशा जी स्वयं भी एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। उन दिनों जीवन एक सदी हुई पटरी पर दौड़ता था। सुबह की आपाधापी, टिफिन की तैयारी और फिर दोनों का अपने अपने स्कूलों के लिए निकल जाना। आशा, आज विशाल के स्कूल में पीटीएम है। मैं अपनी क्लास छोड़कर चला जाऊंगा। तुम सुजय को लेकर डॉक्टर के पास चली जाना। आलोक जी अक्सर नाश्ते की मेज पर ही पूरा दिन कैलकुलेट कर लेते थे। शाम को जब दोनों वापस आते तो जो भी पहले घर पहुंचता वो बिना किसी अहंकार के रसोई संभाल लेता। आशा जी को याद है जब वे थक कर घर आती और देखती कि आलोक जी ने पहले ही चाय बना ली है और बच्चों को पहाड़े याद करवा रहे हैं। विशाल और सुजय का बचपन उन्हीं गलियारों में बीता था। विशाल पढ़ने में तेज था जबकि सुजय थोड़ा शरारती। आलोक जी हमेशा कहते थे, आशा, ये बच्चे हमारी जमा पूंजी है। इन्हें ऐसा संस्कार देना कि किसी भी कोने में रहे, अपनी जड़ें ना भूले। उन दिनों रविवार का मतलब होता था पुराने स्कूटर पर चारों का सवार होकर फिल्म देखने जाना या पार्क में पिकनिक मनाना। आशा जी को आज भी वो नीली साड़ी याद है जो आलोक जी ने अपनी पहली बढ़ी हुई तनख्वाह से उन्हें तोहफे में दी थी। उन पलों में कितनी सघनता थी, कितना प्रेम था। तब उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही भरा पूरा घर एक बेजान बुत की तरह उन्हें काटने दौड़ेगा। समय की चाल बड़ी अजीब होती है। जब हम खुश होते हैं तो ये पंख लगाकर उड़ जाता है और जब दुख आता है तो एक एक पल पहाड़ जैसा लगने लगता है। आशा जी के जीवन का वो सबसे काला दिन किसी डरावने सपने जैसा आया। वो एक सामान्य मंगलवार की सुबह थी। आलोक जी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर बैठ गए। क्या हुआ आलोक, तबीयत ठीक नहीं लग रही? आशा जी ने घबराकर पूछा था। आलोक जी कुछ बोल नहीं पाए। बस उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वे कहना चाह रहे हो कि उनका साथ बस यहीं तक का था। अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में उन्होंने आशा जी का हाथ कसकर पकड़ा था और फिर सब खत्म हो गया। दिल का दौरा इतनी तीव्र था कि डॉक्टरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आशा जी के लिए वह केवल एक मृत्यु नहीं थी बल्कि उनकी पूरी दुनिया का अंत था। उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शून्य किसे कहते हैं। घर के उस आंगन में जहाँ कभी आलोक जी की हंसी गूंजती थी वहाँ अब सफ़ेद चादरें और लोगों की बनावटी सांत्वनाएं थीं। विशाल और सुजय तब कॉलेज में थे। पिता के जाने के बाद वे दोनों ही आशा जी की जीने की वजह बने। उन्होंने अपने आंसू पी लिए ताकि उनके बच्चे कमज़ोर ना पड़े। उन्होंने अकेले ही घर की किस्तें भरी, बच्चों की महंगी पढ़ाई का खर्च उठाया और अपनी हर इच्छा को मार दिया ताकि बेटे काबिल बन सके। सालों बीत गए, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। उनकी सफलता देखकर आशा जी को लगता था कि उनकी तपस्या सफल हुई। पर उन्हें क्या पता था कि जिस ममता की छाँव में उन्होंने बच्चों को पाला है वही बच्चे एक दिन उस छाँव को पुराना और बोझिल समझकर छोड़ देंगे। जब विशाल को अमेरिका की नौकरी का ऑफर मिला तो खुशी से नाच उठा था। सुजय ने भी कुछ महीनों बाद बड़े भाई के पास जाने की तैयारी कर ली। आशा जी ने मुस्कुराकर उन्हें विदा किया था, ये सोचकर कि वे लौट आएंगे। पर हवाई अड्डे पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें पहली बार डर लगा। वह डर जो आज यथार्थ बन चुका था, एक माँ का अपने ही घर में पराया हो जाना। घर की दीवारों पर टंगी डिग्रियों और ट्रॉफियों को देखकर आशा जी अक्सर सोचती थी कि क्या कामयाबी का पैमाना केवल ऊंची उड़ान ही है। विशाल और सुजय जब छोटे थे तो वे उनकी उंगली थाम कर चलते थे, पर जैसे ही उनके कंधों पर करियर के पंख आए उन्होंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। विशाल का जाना एक उत्सव की तरह शुरू हुआ था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई थी कि मास्टर जी का बेटा अमेरिका जा रहा है। आशा जी ने खुद रात रात भर जागकर उसके लिए मेथी के लड्डू और घर का बना मसाला तैयार किया था। वहाँ ये सब कहाँ मिलेगा बेटा, उन्होंने बड़े लाड से कहा था।
विशाल ने तब लापरवाही से कहा था, अरे माँ, वहाँ सब मिलता है, आप खामखा परेशान होती हैं। उस दिन पहली बार आशा जी को महसूस हुआ कि उनके प्यार को परेशानी का नाम दिया जा रहा है। फिर सुजय भी चला गया, घर खाली होता गया और यादें भरती गई। शुरुआत में फ़ोन रोज आते थे, फिर हफ्ते में एक बार हुए और धीरे धीरे केवल मैसेज तक सिमट गए। उन्हें याद आता है कि जब वे बीमार पड़ी थी और विशाल को फ़ोन किया था, विशाल ने बड़े व्यवहारिक लहजे में कहा, माँ, मैंने आपके अकाउंट्स में एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, सुधा से कहकर अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। यहाँ मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, मैं चाह कर भी नहीं आ सकता। उस रात आशा जी ने कड़वी दवाई तो पी ली, पर अकेलेपन का जो जहर उनके अंदर उतर रहा था, उसका कोई इलाज नहीं था। पैसे तो आ रहे थे, पर वह स्पर्श गायब था जो बीमारी में माथे पर हाथ रखने से मिलता है। उनके बेटे अब इंसान नहीं, सफल प्रोफेशनल बन चुके थे, जिनके पास भावनाओं के लिए कोई कॉलम नहीं था। वक्त की रेत हाथ से फिसलती रही और आशा जी 60 की उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां इंसान को सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब घुटनों का दर्द और अकेलेपन की चुभन उनके स्थायी साथी बन चुके थे। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने सुजय से वीडियो कॉल पर पूछ ही लिया, बेटा, तुम लोग क्या अब भी कभी लौट कर नहीं आओगे? ये घर, ये शहर क्या तुम्हें याद नहीं आता? सुजय ने स्क्रीन पर अपनी चमचमाती कार दिखाते हुए कहा, माँ, वहाँ रखा क्या है? यहाँ की लाइफ देखिए। आप भी बस पुरानी बातों में अटकी रहती हैं। आपके पास सुधा है, पेंशन है, फिर परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? ये सवाल उनके सीने में तीर की तरह चुभ गया। क्या 2 वक्त की रोटी और बैंक बैलेंस ही जीवन की पूर्णता है? बेटों के लिए माँ अब एक जिम्मेदारी थी, जिसे वे डॉलर भेजकर निभा रहे थे। उन्हें अपनी माँ एक बेजान भूत की तरह लगने लगी थी, जो सिर्फ पुरानी यादों की जुगाली करती रहती है। आशा जी को अक्सर रात में नींद नहीं आती थी। वे पूरे घर में टहलती। विशाल का कमरा, सुजय की मेज, आलोक जी की किताबों वाली अलमारी, सब कुछ अपनी जगह पर था। बस आत्मा गायब थी। कभी कभी वे सुधा को पास बिठा लेती। सुधा, क्या मैंने बच्चों की परवरिश में कोई कमी रखी थी? सुधा उनकी व्यथा समझती थी। नहीं माँ जी, आपने तो अपनी जान फूंक दी उनमें। पर शायद आजकल ही हवा ही ऐसी है जो जड़ों को कमज़ोर कर देती है। उपेक्षा की इस पथरीली भूमि पर चलते चलते आशा जी का मन कड़ा होने लगा था। वे समझ चुकी थी कि अब उन्हें इस सन्नाटे के साथ ही जीना होगा, पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनके जीवन के इस अंधेरे कमरे में सुजाता एक रोशनी की किरण बनकर आने वाली थी। सूरज की मध्यम पड़ती रोशनी ड्राइंग रूम के फर्श पर लंबी परछाइयाँ बना रही थी। आशा जी सोफे पर बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर मन बार बार भटक कर अतीत की गलियों में चला जाता था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। आंटी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सुजाता थी, पड़ोस में रहने वाली सुजाता एक जिंदा दिल महिला थी। उसका अपना भरा पूरा परिवार था, लेकिन वह आशा जी के अकेलेपन को बखूबी समझती थी। वह अक्सर बिना किसी काम के भी चक्कर लगा लेती थी, ताकि आशा जी का मन थोड़ा हल्का हो सके। आओ सुजाता, बैठो। बच्चों को स्कूल से ले आई? आशा जी ने किताब एक तरफ रखते हुए पूछा। सुजाता उनके पास बैठ गई और गौर से उनके चेहरे को देखने लगी। आंटी, आज फिर आप उदास लग रही हैं। देखिए, मैं आपके लिए ताज़े समोसे बनाकर लाई हूँ। गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए, सब दुख भाग जाएंगे। आशा जी मुस्कुरा दी। सुजाता की बातों में एक ऊर्जा थी जो कुछ पलों के लिए भारीपन कम कर देती थी, लेकिन आज सुजाता खुद कुछ परेशान दिख रही थी। क्या बात है सुजाता, आज तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ है? आशा जी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सुजाता ने एक लंबी सांस ली। आंटी, मेरी मम्मी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। मुझे आज ही गांव जाना पड़ेगा। अनिल और बच्चे भी साथ जा रहे हैं, पर बड़ी एक समस्या है। मेरी ननद आरती की परीक्षाएं चल रही है। उसे इस वक्त अकेले घर छोड़ना सुरक्षित नहीं लग रहा और पढ़ाई का भी नुकसान होगा। अगर अगर आप बुरा ना माने तो क्या कुछ दिनों के लिए वो आपके पास यहाँ रह सकती है? आशा जी की आंखों में एक चमक सी आ गई।
खाली घर, सन्नाटे की दीवारें और अकेलापन जैसे इस प्रस्ताव ने उन्हें एक नई दिशा दे दी। अरे सुजाता, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम बेफिक्र होकर जाओ, आरती यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। मेरे पास तो जगह ही जगह है, बस रहने वालों की कमी है। सुजाता के चेहरे पर राहत के भाव आए। शुक्रिया आंटी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी है। अगले दिन सुबह आरती अपना छोटा सा बैग और किताबों का ढेर लेकर आशा जी के घर पहुंच गई। आरती एक सौम्य और हंसमुख लड़की थी। उसके घर में कदम रखते ही जैसे बरसों से सोई हुई दीवारें जाग उठी। नमस्ते आंटी, उम्मीद है मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं बेटा, तुम ऊपर वाले कमरे में आराम से अपना सामान रखो। सुधा, आरती के लिए नाश्ता तैयार करो, आशा जी ने एक अजीब सी फुर्ती के साथ कहा। सुधा भी खुश थी कि घर में किसी नए चेहरे का आना उसके लिए भी बदलाव था। आरती की परीक्षाएं थी, इसलिए वह ज़्यादातर समय पढ़ाई में व्यस्त रहती, लेकिन बीच बीच में वो नीचे आती और आशा जी के पास बैठ जाती। वो अपने कॉलेज की बातें, अपनी सहेलियों के किस्से और नई दुनिया की खबरें सुनाती। आशा जी को उसे देखकर अपने बेटों का वह समय याद आता जब वे रात रात भर जागकर पढ़ाई करते थे और आशा जी उनके लिए कॉफ़ी बनाती थी। एक रात करीब 12 बजे आशा जी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि ऊपर के कमरे की लाइट जल रही थी। वे दबे पांव ऊपर गई। आरती मेज पर सिर टिकाए ऊँघ रही थी और पास ही किताबें खुली थी। आशा जी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आरती बेटा सो जाओ, बहुत देर हो गई है। आरती सकपकाकर उठी। अरे आंटी, आप जागी है? बस थोड़ा सा चैप्टर और बचा है। नहीं, पहले ये दूध पियो, खाली पेट दिमाग नहीं चलता, आशा जी ने गर्म दूध का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आरती की आंखों में नमी आ गई। आंटी, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मुझे लगा था यहाँ मन नहीं लगेगा, पर आपके साथ तो घर जैसा लग रहा है। उस रात आशा जी को बहुत सुकून की नींद आई। उन्हें एहसास हुआ कि घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की परवाह करने से बनता है। आरती के 7 दिनों के प्रवास ने आशा जी को ये समझा दिया कि वे अभी भी किसी के काम आ सकती हैं। वे अभी भी ज़रूरी हैं। एक सप्ताह का समय पलक झपकते ही बीत गया। आरती की परीक्षाएं समाप्त हुई और सुजाता भी अपने परिवार के साथ गांव से लौट आई। जिस दिन आरती अपना सामान समेटकर वापस जाने के लिए नीचे आई, आशा जी का मन भारी हो गया। आंटी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि आपने मेरा कितना ध्यान रखा। आपकी चाय और वो बादाम वाला दूध, सच में बहुत अच्छा लगा आपके साथ रहकर। आरती ने भावुक होकर उनके पैर छुए। आशा जी ने उनके सिर पर हाथ रखा। आती रहना बेटा, जब भी मन करे घर समझकर चली आना। आरती के जाने के बाद जब दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में पसरा सन्नाटा और भी भयानक लगने लगा। वो एक हफ्ता किसी मधुर संगीत की तरह था, जिसके रुकते ही कानों में सन्नाटे का शोर गूंजने लगा। सुधा ने भी महसूस किया कि मालकिन फिर से उसी उदासी के घेरे में जा रही हैं। शाम को सुजाता धन्यवाद देने आई। आंटी, आरती बता रही थी कि आपने उसे एक पल के लिए भी पराया महसूस नहीं होने दिया। सच में आप कितनी ममतामयी हैं। आशा जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। सुजाता, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें देना चाहिए। आरती के बहाने मेरा भी मन लगा रहा, वरना इस खाली घर में तो दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। सुजाता ने गौर किया कि आशा जी की आंखों में वो अकेलापन फिर से लौट आया है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर उनके पास बैठकर बोली, आंटी, मैंने एक बात सोची है। आजकल कितनी ही लड़कियां पढ़ने और नौकरी करने के लिए बाहर से इस शहर में आती हैं। उन्हें ढंग का रहने का ठिकाना नहीं मिलता। आप क्यों नहीं अपने ऊपर के कमरों में ऐसी लड़कियों को पेइंग गेस्ट के तौर पर रख लेती? आशा जी चौंक पड़ी। पेइंग गेस्ट? नहीं सुजाता, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। विशाल और सुजय भेजते रहते हैं, मेरी पेंशन भी है। मुझे ये व्यापार नहीं करना। सुजाता ने उनका हाथ थाम कर कहा, आंटी, ये व्यापार नहीं है, ये आपके अकेलेपन का इलाज है। जब घर में रौनक होगी, लड़कियों की चहल पहल होगी, तो आपका मन भी लगा रहेगा और आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगी। पैसों के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए सोचिए। सुजाता की बात आशा जी के मन में घर कर गई थी। उस रात वे सो नहीं सकी। उन्होंने ऊपर के बंद कमरों के बारे में सोचा, जहां उनके बेटों का बचपन कैद था। क्या उन कमरों को फिर से खोलना सही होगा? क्या उनकी यादें इससे प्रभावित होगी?
अगले दिन सुजाता एक चमकता हुआ लकड़ी का बोर्ड लेकर आई। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, अपना घर। ये क्या है सुजाता? आशा जी ने विस्मय से पूछा। यह आपके नए जीवन की शुरुआत है आंटी। मैंने एक बोर्ड आपके घर के बाहर और एक बोर्ड आरती के कॉलेज के पास लगवाने का इंतज़ाम कर दिया है। अपना घर, जहाँ लड़कियों को घर जैसा प्यार मिलेगा। आशा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अंदर जाकर कुछ रुपए निकाले और सुजाता को देने लगी। सुजाता ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिए और बनावटी नाराज़गी से बोली, आंटी, क्या मेरी भावनाओं का यही मोल है? ये पैसे बोर्ड वाले को देने हैं, मुझे नहीं। और हाँ, अब उदास होने का वक्त ख़त्म। अब ऊपर के कमरे की साफ़ सफाई करवाने की तैयारी कीजिए। आशा जी मुस्कुरा दी। बरसों बाद उन्होंने अपनी अलमारी से ऊपर के कमरों की चाबियां निकाली। जब उन्होंने ऊपर का दरवाज़ा खोला तो धूल की एक गंध और पुरानी यादों का झोंका आया। सुधा के साथ मिलकर उन्होंने कमरों की सफाई शुरू की। पुराने पोस्टर्स, बेटों की पुरानी किताबें और टूटे हुए खिलौने, सब कुछ देखते हुए वे भावुक हो गई। पर इस बार दुख से नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद से। सफाई खत्म होने के बाद कमरे चमक उठे थे। ताज़ी हवा और धूप ने उन कमरों की घुटन दूर कर दी। आशा जी ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे सुजाता बोर्ड लगवा रही है। सुधा, कल से बाजार का काम थोड़ा बढ़ जाएगा। अब यहाँ बेटियाँ आने वाली हैं। आशा जी ने एक आत्मविश्वास के साथ कहा। सुधा भी मुस्कुरा उठी। जी माँ जी, अब तो इस आशियाने में रौनक ही रौनक होगी। बोर्ड लगने के मात्र 4 दिन बाद ही अपना घर के दरवाजे पर पहली दस्तक हुई। आरती अपने साथ 2 लड़कियां और एक अधेड़ उम्र की महिला को लेकर आई थी। नमस्ते आंटी, देखिए मैं अपनी सहेलियों को लेकर आई हूँ, आरती ने चहकते हुए कहा। साथ आई महिला, जो उन लड़कियों में से एक की माँ थी, ने बड़े गौर से घर का मुआयना किया। घर की स्वच्छता और आशा जी के सौम्य व्यक्तित्व को देखकर उनके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, ये रेवती और पूजा है, मेरे भाई की बेटियां हैं। कॉलेज में नया दाखिला हुआ है, पर हॉस्टल में जगह नहीं मिली। हम डरे हुए थे कि शहर में लड़कियां अकेली कहाँ रहेंगी, पर सुजाता ने आपके बारे में बताया तो हम खींचे चले आए। आशा जी ने मुस्कुराकर लड़कियों की ओर देखा। रेवती थोड़ी शांत थी और पूजा की आंखों में शरारत भरी थी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ ये मेरी बेटियों की तरह रहेंगी, आशा जी ने आश्वासन दिया। अगले दिन जब रेवती और पूजा अपना सामान लेकर आई तो घर का माहौल ही बदल गया। सुधा खुशी खुशी उनका सामान ऊपर ले जाने लगी। शाम को जब रसोई से मसालों की खुशबू आने लगी तो आशा जी को महसूस हुआ कि वे सालों बाद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी परिवार के लिए खाना बना रही हैं। डिनर टेबल पर सन्नाटे की जगह अब खिलखिलाहट थी। पूजा ने चपाती का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, आंटी, आपके हाथ की दाल तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है। अब तो मैं हॉस्टल ना मिलने का दुख ही भूल गई। आशा जी के सुख जीवन में जैसे ममता का झरना फिर से फूट पड़ा था। जहाँ एक ओर अपना घर में रौनक बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर आशा जी के अपने खून के रिश्तों की प्रतिक्रिया इसके बिल्कुल उलट थी। रात को जब अमेरिका से बेटे विशाल का फ़ोन आया तो आशा जी ने बड़े उत्साह से उसे इस नए बदलाव के बारे में बताया। विशाल, पता है, आज घर में 2 लड़कियां रहने आई हैं। घर अब बिल्कुल भरा भरा लगता है, उन्होंने चहकते हुए कहा। लेकिन दूसरी तरफ से विशाल की आवाज़ में उत्साह के बजाय चिड़चिड़ापन था। माँ, ये सब क्या नाटक है? क्या कमी है आपको? हम हर महीने पैसे भेजते हैं, आपको आराम करना चाहिए। अब इस उम्र में आप दूसरों की सेवा करेंगी, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो बदनामी हमारी होगी। आशा जी का उत्साह एक पल में ठंडा पड़ गया। उन्होंने संभल कर कहा, बेटा, ये आराम ही तो मुझे बीमार कर रहा था। मुझे पैसों की भूख नहीं है, मुझे अपनों की आवाज़ सुनने की भूख है। अगर तुम लोग नहीं आ सकते तो क्या मैं किसी और को अपने घर में जगह भी ना दूँ? अजीब जिद है आपकी। सुजय को भी ये आइडिया पसंद नहीं आया। लोग कहेंगे कि मास्टर जी की पत्नी को अब कमरे किराए पर देने पड़ रहे हैं, विशाल ने तल्ख लहजे में कहा और फ़ोन रख दिया। विशाल की बातें किसी तीर की तरह आशा जी के दिल को बेध गई थी। उन्हें ताज्जुब हुआ कि जो बेटे उन्हें अकेला छोड़ गए, उन्हें अब अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता हो रही थी, पर अपनी माँ के मानसिक स्वास्थ्य की नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और आंसू पोंछ लिए। अब उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने बेटों
की मर्जी की परवाह नहीं करेंगी। उन्हें अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाना था। अगले ही दिन उन्होंने सुधा की मदद के लिए रानी नाम की एक और सहायक को काम पर रख लिया, क्योंकि अब अपना घर में तीसरी लड़की सुनिधि का भी आगमन होने वाला था। अपना घर में अब एक नई लय बन गई थी। रेवती और पूजा की चहचहाट ने घर के पुराने सन्नाटे को कहीं गहरे दफन कर दिया था। इसी बीच एक दोपहर एक दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की गेट पर अपना बैग लिए खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी और आंखों में गहरी उदासी। मेरा नाम सुनिधि है, मुझे सुजाता दीदी ने भेजा है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। आशा जी ने उसे अंदर बुलाया। सुनिधि की सुंदरता सादगी में थी, पर उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा भारीपन था जो उसकी उम्र की लड़कियों में कम ही दिखता है। उसके उसने बिना किसी मोल भाव के एडवांस पैसे आशा जी के हाथ में रख दिए। बेटा पहले बैठो तो सही, थोड़ा पानी पियो, आशा जी ने वात्सल्य के साथ कहा। सुनिधि बस एक हल्की सी मुस्कान देकर रह गई। उसने ऊपर के कमरे में अपना सामान सेट किया, लेकिन रेवती और पूजा की तरह वह घुलने मिलने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी शून्य में ताकती रहती। आशा जी एक अनुभवी शिक्षिका रही थी। उन्होंने भांप लिया था कि इस शांति के पीछे कोई तूफान छिपा है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। सुधा और नई सहायक रानी रसोई में व्यस्त रहती। सुबह सुबह लड़कियों की कॉलेज जाने की अफरा तफरी, शाम को चाय पर उनकी गपशप और रात को साथ में खाना। आशा जी को लगा जैसे उनके जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई है, लेकिन सुनिधि की वो खामोशी उन्हें रह रह कर कचोटती थी। करीब 15 दिन बीत चुके थे। रेवती और पूजा एक साथ कॉलेज के लिए निकल गई थी, लेकिन सुनिधि ने ये कहकर मना कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दोपहर का वक्त था, घर में शांति थी। आशा जी ऊपर गई तो देखा सुनिधि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। आशा जी का कलेजा धक से रह गया। वे धीरे से अंदर गई और देखा कि सुनिधि बिस्तर पर मुंह छिपाए रो रही थी। क्या हुआ सुनिधि, तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, आशा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। सुनिधि चौंक कर उठी और अपनी आंखें पोंछने लगी। नहीं आंटी, बस थोड़ा सिर दर्द है, आप परेशान ना हो। आशा जी उसके बेड पर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। बेटा, तुम यहाँ सिर्फ एक पेइंग गेस्ट नहीं हो, मैंने तुम सबको अपनी बेटी माना है। मेरी कोई बेटी नहीं थी। तुम लोगों के आने से मेरा सूनापन ख़त्म हुआ है। अगर कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है तो मुझसे कह सकती हो। मुझे अपनी माँ समझो। माँ शब्द सुनते ही सुनिधि का बांध टूट गया। वह आशा जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर बाद जब वो शांत हुई तो उसने वह सच उगल दिया जिसने आशा जी के पैरों तले ज़मीन खिसका दी है। आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? वे तो जीते जीते मर जाएंगे। आशा जी एक पल के लिए सुन्न रह गई। उनके संस्कार और सामाजिक मर्यादाएं एक तरफ थी और सामने टूटी हुई एक मासूम लड़की दूसरी तरफ। उन्होंने खुद को संभाला और पूछा, कौन है वो? क्या वो इसके बारे में जानता है? अनुज, वो उसी शहर में है। वो कहता है कि उसकी माँ कभी राजी नहीं होगी क्योंकि हमारी जाति अलग है। उसने हाथ खड़े कर दिए हैं आंटी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सुनिधि ने हताशा में कहा। आशा जी की आंखों में एक दृढ़ता आ गई। उन्होंने सुनिधि के आंसू पोंछे और कहा, घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मुझे अनुज का पता दो। अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। उस दिन आशा जी को एहसास हुआ कि अपना घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि टूटते हुए दिलों के लिए एक ढाल बनने वाला है। सुनिधि के सच ने आशा जी के भीतर के मातृत्व और शिक्षक दोनों को जगा दिया था। उन्होंने सुनिधि को सांत्वना देकर सुला दिया और सीधे नीचे आकर सुजाता को फ़ोन किया। सुजाता तुरंत दौड़ी आई। आंटी, ये तो बहुत बड़ी विपदा है, अगर समाज को पता चला तो? सुजाता घबरा गई। आशा जी ने उसे बीच में ही टोक दिया। समाज की चिंता बाद में करेंगे सुजाता, पहले इस बच्ची को डूबने से बचाना है। मैंने उसके पिता अशोक जी को फ़ोन कर दिया है, वे शाम तक पहुंच रहे होंगे। सुनिधि को अभी इस बारे में मत बताना। शाम ढलते ही अशोक जी अपना घर के द्वार पर थे। वे एक सीधे साधे सरकारी कर्मचारी लग रहे थे
जिनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए ढेर सारा गर्व था। पर जैसे ही आशा जी ने उन्हें एकांत में ले जाकर सुनिधि की स्थिति के बारे में बताया तो उनके हाथ से चाय का प्याला छूट गया। अशोक जी बेजान होकर कुर्सी पर गिर पड़े। उनकी गर्दन शर्म से झुक गई थी। मैडम, मैंने उसे यहाँ पढ़ने भेजा था। मेरी नाक कट गई। अब मैं गांव वापस कैसे जाऊंगा? उनकी आवाज़ रुआसी थी। आशा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अशोक जी, ये समय टूटने का नहीं, संभलने का है। सुनिधि ने गलती की है, लेकिन उसने आप पर भरोसा करके सच बताया है, मुझसे साझा करके। अगर हम उसे अभी दुत्कार देंगे तो वो कोई गलत कदम उठा लेगी। क्या आप अपनी बेटी को खोना चाहते हैं? अशोक जी ने रूंधे गले से कहा। नहीं, पर मैं क्या करूं? हम अनुज के माता पिता से बात करेंगे। भागना समाधान नहीं है। आप साथ चलिए, हम आज ही उनके घर चलेंगे। आशा जी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अशोक जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने बस सहमति में सिर हिला दिया। रात के सन्नाटे में आशा जी, सुजाता और अशोक जी उस पते पर पहुंचे जहां अनुज रहता था। वो शहर का एक संभ्रांत इलाका था। एक आलीशान बंगले के सामने वे ठिठक गए। अशोक जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी, पर आशा जी का चेहरा शांत था। जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई, एक नौकर ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर बिठाया। कुछ ही देर में एक सजी धजी महिला सीढ़ियों से नीचे उतरी। उन्हें देखते ही आशा जी की आंखों में पहचान की एक चमक कौंधी, पर वो महिला आशा जी को देखकर ठिठक गई। मैडम, आप यहाँ? महिला की आवाज़ में हैरानी और सम्मान का मिला जुला भाव था। आशा जी ने गौर से देखा। रेखा? रेखा त्रिपाठी? रेखा त्रिपाठी की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर आई और आशा जी के पैर छुए। मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं? 12वीं कक्षा में जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी और मेरे पास स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तब आपने पूरे साल अपनी जेब से मेरी फ़ीस भरी थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। रेखा का परिचय सुनिधि के प्रेमी अनुज की माँ के रूप में हुआ। ये नियति का एक अजीब खेल था। जो शिक्षिका बरसों पहले एक छात्रा का भविष्य बचा रही थी, आज वही उसके बेटे के किए हुए कर्मों का हिसाब मांगने आई थी। रेखा ने सबको सोफे पर बिठाया और चाय पानी का इंतज़ाम किया। जब आशा जी ने आने का कारण बताया और सुनिधि की स्थिति का वर्णन किया तो रेखा का चेहरा फक पड़ गया। मैडम, अनुज ने हमसे कुछ नहीं कहा। वो तो बस ये कह रहा था कि उसे कोई लड़की पसंद है, लेकिन वो डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच गई है, रेखा ने शर्मिंदगी से कहा। आशा जी ने गंभीरता से कहा, रेखा, मैंने तुम्हें तब पढ़ाया था जब तुम्हारे पास सहारा नहीं था। आज मैं एक और बेटी का सहारा बनकर आई हूँ। जाति पाति के बंधन बहुत पीछे छूट चुके हैं। क्या तुम मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में सुनिधि को अपनी बहू स्वीकार करोगी? रेखा ने बिना सोचे आशा जी का हाथ थाम लिया। मैडम, आपका आदेश मेरे लिए सिर माथे पर है। सुनिधि को मैं वही सम्मान दूंगी जो आपने मुझे दिया था। अनुज के पापा अभी शहर से बाहर हैं, पर मैं उन्हें मना लूँगी। अशोक जी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। जिस बोझ को वे पहाड़ समझ रहे थे, आशा जी के एक हस्तक्षेप ने उसे तिनके की तरह उड़ा दिया था। अगली सुबह जब आशा जी घर लौटी तो उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर सुनिधि की धड़कनें तेज हो गई। सुनिधि पूरी रात जाकर अपनी नियति का इंतज़ार कर रही थी। सुनिधि, नीचे आओ बेटा, आशा जी ने पुकारा। सुनिधि कांपते पैरों से नीचे आई। वहाँ उसके पिता अशोक जी खड़े थे। सुनिधि ने अपनी नज़रें झुका ली। उसे लगा कि शायद अब उसे तिरस्कार ही मिलेगा, लेकिन अशोक जी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। घबराओ मत बेटा, आशा जी ने सब संभाल लिया है। आज रेखा जी, अनुज की माँ तुमसे मिलने आ रही हैं। अशोक जी की आवाज़ में अब कड़वाहट नहीं, बल्कि राहत थी। दोपहर होते होते रेखा त्रिपाठी अपना घर पहुंची। उन्होंने सुनिधि को देखा। वही मासूमियत और वही डर जो कभी सालों पहले रेखा की अपनी आंखों में हुआ करता था। रेखा ने सुनिधि को गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, अनुज ने जो डर दिखाया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उस दिन अपना घर में जैसे कोई उत्सव हो। रेवती और पूजा को भी जब धुंधली सी सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपनी सहेली को जज करने के बजाय उसे सहारा दिया। घर का कोना कोना अब सकारात्मकता से भर गया था। अनुज भी अपनी माँ के साथ आया
और उसने आशा जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी कायरता के लिए माफ़ी मांगी। आशा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जिम्मेदारी उठाना ही असली मर्दानगी है। सुनिधि का हाथ थामना केवल एक समझौता नहीं, बल्कि एक नया जीवन शुरू करना है। जहाँ एक तरफ अपना घर में एक नया परिवार जुड़ रहा था, वहीं सात समंदर पार से आ रहे फ़ोन कॉल्स आशा जी के घाव को कुरेद रहे थे। सुनिधि के विवाह की बात जब उन्होंने विशाल और सुजय को बताई तो उनकी प्रतिक्रिया उम्मीद से भी ज़्यादा ठंडी थी। विशाल ने फ़ोन पर झुंझलाते हुए कहा, माँ, आप अब लोगों की शादियाँ भी करवाएंगी? आप एक रिटायर्ड टीचर हैं, कोई मैरिज ब्यूरो चलाने वाली नहीं। और जिस लड़की की आप बात कर रही हैं, उसका बैकग्राउंड तो देखिए। हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे कि हमारी माँ किन चक्करों में फंसी रहती है। आशा जी का स्वर इस बार दृढ़ था। विशाल, तुम जिस सोसाइटी की बात कर रहे हो, उसने मेरे अकेलेपन में मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं रातों को दर्द से कराहती थी, तब तुम्हारी प्रतिष्ठा मुझे पानी पिलाने नहीं आती थी। सुनिधि मेरी बेटी जैसी है और उसका विवाह इसी घर से होगा। ठीक है माँ, पर हमसे किसी मदद की उम्मीद मत रखिएगा। हमारे पास इन फालतू कामों के लिए ना समय है ना पैसा। सुजय ने पीछे से चिल्लाकर कहा। आशा जी ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। उनकी आंखों में आंसू तो थे, पर इस बार उनमें ममता की कमज़ोरी नहीं बल्कि स्वाभिमान की चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उनसे कोसों दूर जा चुके हैं। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, अपनी जमा पूंजी और गहने निकाले। सुधा, रानी, तैयारी शुरू करो। अपना घर की पहली बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने गर्व से घोषणा की। अपना घर के आंगन में अब सन्नाटे की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आशा जी ने तय किया था कि सुनिधि का विवाह वे उसी गरिमा के साथ करेंगी जैसे अपनी खुद की बेटी का करती। घर की साफ सफाई, रंग रोगन और कपड़ों की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया। सुधा और रानी सुबह से रात तक काम में जुटी रहती। रेवती और पूजा ने संगीत और सजावट की जिम्मेदारी संभाल ली थी। आशा जी ने अपनी पुरानी तिजोरी खोली, जिसमें उन्होंने सालों से अपनी कुछ पुश्तैनी ज्वेलरी और बचत जोड़ कर रखी थी। माँ जी, ये सब आप अपनी जमा पूंजी इन लड़कियों पर खर्च कर रही हैं। आपके बेटे सुनेंगे तो बहुत हंगामा करेंगे। सुधा ने चिंतित होकर कहा। आशा जी ने एक पुराना सोने का हार निकालते हुए कहा, सुधा, बेटों ने तो मेरी ममता का ही मोल नहीं समझा, इन गहनों का क्या समझेंगे। ये चीज़ें अलमारी में पड़े पड़े धूल खा रही थी। अगर इनसे किसी का उजड़ता हुआ घर बस जाए तो इससे बड़ा निवेश और क्या होगा। और वैसे भी मुझे अब इन चीज़ों की क्या ज़रूरत। मेरे पास तुम हो, ये बच्चियां हैं और सुजाता जैसी सहेली है। मोहल्ले के लोग जो पहले आशा जी को अकेली बुढ़िया समझकर दया की दृष्टि से देखते थे, अब उनके घर की चहल पहल देखकर चकित थी। सुजाता ने हलवाई और टेंट वाले का प्रबंध कर दिया था। सुनिधि के पिता अशोक जी भी अपनी तरफ से जो संभव था लेकर आ गए थे, पर आशा जी ने उन्हें रोक दिया। अशोक जी, आप मेहमान बनकर आइए। सुनिधि इस घर की बेटी है और यहाँ से वह विदा होगी तो शान से। उस रात जब सारा घर सो गया, आशा जी ने आलोक जी की तस्वीर के सामने दिया जलाया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तस्वीर में आलोक जी मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, आशा, तुमने गणित के समीकरणों से ऊपर उठकर जीवन का सही हिसाब लगा लिया है। विवाह की रस्में शुरू हो गई। घर में मंगल गीत गूंजने लगे। सुनिधि के चेहरे पर जो पीलापन बीमारी और चिंता का था, वह अब हल्दी के उपटन और खुशी की चमक में बदल गया था। पूजा और रेवती ने ढोलक की थाप पर लोकगीत गाने शुरू किए। बन्ना रे बागा में झूला घालिया, आशा जी खुद भी गुनगुनाने लगी। सालों बाद उनके पैरों का दर्द जैसे कहीं गायब हो गया था। वे सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती, मेहमानों का स्वागत करती और रस्मों को उत्साह से निभाती। तभी सुजय का फ़ोन आया। आशा जी ने हाथ पोंछकर फ़ोन उठाया। उन्हें लगा शायद बेटे का मन बदल गया होगा। माँ, मुझे पता चला है कि आप दादाजी वाले गहने उस लड़की को दे रही हैं। ये गलत है। वो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है। आप पागल हो गई हैं क्या? सुजय की आवाज़ में सम्मान का नामो निशान नहीं था।
आशा जी का चेहरा सख्त हो गया। सुजय, फैमिली उसे कहते हैं जो साथ रहे। तुम दोनों ने इस घर को और यहाँ की यादों को कब का त्याग दिया है? जो गहने तुम प्रॉपर्टी कह रहे हो वो मेरे लिए केवल धातु के टुकड़े हैं। अगर तुम्हें अपनी विरासत इतनी ही प्यारी थी तो यहाँ आकर संभालना चाहिए था। हम लीगल एक्शन लेंगे माँ। आप अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं लुटा सकती। सुजय चिल्लाया। जरूर लो बेटा, पर याद रखना, जिस माँ ने तुम्हें पालने के लिए अपनी रातें बेची वो आज अपनी आत्मा को बचाने के लिए कुछ गहने बेच रही है। अब फ़ोन रखो, मुझे शगुन की रस्म में जाना है। ये कहकर आशा जी ने फ़ोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। उनके हाथ थोड़े काँप रहे थे, पर दिल में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आज उस आखिरी जंजीर को भी तोड़ दिया है जिससे उन्हें उन बेटों से बांध रखा था जो केवल स्वार्थ की भाषा समझते थे। वे वापस आंगन में आई, जहाँ सुनिधि उन्हें देखते ही मुस्कुरा दी। आशा जी ने उसके माथे को चूमा और रस्मों में खो गई। विवाह का दिन आ गया। अपना घर की गेंदे के फूलों और बिजली की लड़ियों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। मोहल्ले के लोग जो कभी कानाफूसी कर रहे थे, आज आशा जी के जज्बे को देखकर उनके साथ खड़े थे। सुजाता के पति अनिल ने भाई की तरह सारी बाहरी व्यवस्थाएं संभाली थी। शाम को जब अनुज की बारात आई तो आशा जी ने खुद द्वार पर आकर रेखा और उनके परिवार का स्वागत किया। रेखा की आंखों में अपनी गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी। अनुज भी आज अपराध बोध से मुक्त होकर एक जिम्मेदारी पुरुष की तरह दिख रहा था। मंडप में जब सुनिधि बैठी तो उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। आशा जी ने उसका हाथ अनुज के हाथ में दिया। कन्यादान की रस्म के वक्त जब पंडित जी ने पूछा कि कन्या के माता पिता कौन हैं, तो अशोक जी के साथ साथ आशा जी भी आगे बढ़ी। आज ये बेटी पिता और दो माँओं के आशीर्वाद के साथ विदा हो रही है। आशा जी ने गर्व से कहा। पूरी रात मंत्रोच्चार गूंजते रहे। आशा जी की थकान कहाँ गायब हो गई थी, किसी को पता नहीं चला। उनके जोड़ों का वो पुराना दर्द जो उन्हें बिस्तर से उठने नहीं देता था, आज इस उत्साह के सामने घुटने टेक चुका था। उन्होंने महसूस किया कि शरीर की आधी बीमारियां मन के खालीपन से पैदा होती हैं। जब मन भर जाता है तो शरीर अपने आप ऊर्जा से लबालब हो उठता है। सुबह की पहली किरण के साथ विदाई का समय आया। सुनिधि आशा जी के गले लगकर ऐसे रोई जैसे कोई बेटी अपनी सगी माँ से बिछड़ रही हो। आंटी, अगर उस दिन आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो आज मैं जिंदा ना होती, सुनिधि ने सिसकते हुए कहा। आशा जी ने उसके आंसू पोंछे। पगली, रोती क्यों है? तू तो इस आशियाने की पहली कली है। अब हमेशा खुश रहना और याद रखना, ये घर तेरे लिए हमेशा खुला है। जब डोली विदा हुई तो घर में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन ये वो सन्नाटा नहीं था जो पहले डराता था। ये एक काम पूरा होने का संतोष था। तभी विशाल का एक लंबा ईमेल आशा जी के लैपटॉप पर आया। उस पर लिखा था, माँ, आपने हमारी बात ना मानकर ये साबित कर दिया कि अब आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। हमने तय किया है कि अब हम इंडिया आने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। हमने अपना हिस्सा यहाँ सेटल कर लिया है। आप भी अपनी नई बेटियों के साथ खुश रहिए। अब शायद ही हमारा कोई संपर्क हो। आशा जी ने उस ईमेल को पढ़ा। एक पल के लिए कलेजा मुंह को आया, पर अगले ही पल उन्होंने एक गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि जिस मोह के बंधन ने उन्हें सालों तक दुखी रखा, आज बेटों ने खुद ही उसे काट दिया है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस लैपटॉप बंद कर दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। पूजा और रेवती कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी और सुधा रसोई में चाय चढ़ा रही थी। आशा जी ने मुस्कुराकर खुद से कहा, मेरा परिवार यहाँ है। सुनिधि के विवाह की कहानी पूरे शहर में एक मिसाल बन गई थी। लोग समझ चुके थे कि अपना घर केवल एक पेइंग गेस्ट हाउस नहीं बल्कि एक सुरक्षित आश्रय है और एक माँ की ममता का केंद्र है। अगले कुछ ही महीनों में आशा जी के पास और भी लड़कियों के फ़ोन आने लगे। आशा जी ने अपने घर के बाकी कमरों को भी व्यवस्थित करवाया। अब वहाँ केवल रेवती और पूजा ही नहीं
बल्कि मानसी, ईशा और तान्या जैसी 5 और लड़कियां रहने आ गई थी। घर का सन्नाटा पूरी तरह विदा हो चुका था। सुबह की चाय पर चर्चा होती, शाम को सब मिलकर बागवानी करते और रात को एक साथ भोजन होता। आशा जी ने महसूस किया कि जब वे दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहती हैं, तो उनके अपने दुख बौने हो जाते हैं। विशाल और सुजय के ईमेल और फ़ोन पूरी तरह बंद हो चुके थे, लेकिन अब आशा जी को उनका इंतज़ार भी नहीं था। उन्होंने अपनी वसीयत में बदलाव करने का मन बना लिया था। वे चाहती थी कि उनके जाने के बाद ये घर किसी ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए, ताकि भविष्य में भी अकेली लड़कियों को यहाँ आश्रय मिलता रहे। एक सुबह आशा जी को महसूस हुआ कि उन्होंने पिछले 1 महीने से घुटनों के दर्द की दवा नहीं ली है। वे बिना किसी सहारे के सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। डॉक्टर ने एक बार कहा था, आशा जी, आपकी बीमारी मानसिक अकेलेपन से है। आज वो बात सच साबित हो रही थी। अब आशा जी केवल एक मकान मालकिन नहीं थी, वे उन लड़कियों की काउंसलर भी बन गई थी। कोई लड़की अपने करियर को लेकर परेशान होती तो कोई अपने प्रेम संबंधों को लेकर। आशा जी अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से सबको सही रास्ता दिखाती। सुजाता अक्सर आकर कहती, आंटी आपने तो कमाल कर दिया। जो बोर्ड मैंने एक छोटे से प्रयास के लिए लगाया था, उसने तो एक संस्था का रूप ले लिया है। आशा जी मुस्कुराकर कहती, सुजाता, इन लड़कियों ने मुझे जीवन दान दिया है। अगर ये ना होती तो मैं अब तक स्मृतियों के बोझ तले दबकर दम तोड़ चुकी होती। अब मुझे महसूस होता है कि मैं फिर से एक शिक्षिका बन गई हूँ, पर इस बार मैं गणित नहीं जीवन जीना सिखा रही हूँ। जीवन की संध्या अब सुनहरी हो चली थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आशा जी अपनी बालकनी में बैठी रानी और सुधा को बच्चों की तरह लड़ते हुए देख रही थी। तभी सुनिधि का फ़ोन आया, माँ, अनुज और मैं अगले हफ्ते आपसे मिलने आ रहे हैं और एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। आशा जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने महसूस किया कि खून के रिश्तों ने भले ही उन्हें त्याग दिया हो, लेकिन कर्म और प्रेम के रिश्तों ने उन्हें एक नया संसार दिया है। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और आखिरी पन्ने पर लिखा, संतान का मोह इंसान को कमज़ोर बनाता है, लेकिन मानवता का प्रेम उसे अमर कर देता है। मैंने अपने बेटों को खोया, पर मैंने अपनी आत्मा को पा लिया। मेरा अपना घर अब केवल ईंटों का घर नहीं, एक विचार है। रात को सोते समय उन्होंने विशाल और सुजय की तस्वीर को अंतिम बार देखा और उसे दराज के अंदर रख दिया। अब उनके मन में ना कोई शिकायत थी, ना कोई मलाल। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल उन लोगों को नसीब होती है जिन्होंने खुद को दूसरों की खुशी में विलीन कर दिया हो। अपना घर की खिड़कियों से लड़कियों के खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी, जो इस बात की गवाह थी कि आशा जी अब अकेली नहीं थी, वे पूर्ण थी। ये कहानी आशा जी की उस यात्रा को दर्शाता है जहाँ एक स्त्री पीड़ित से प्रदाता बनती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।